भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तथाकथित एनडीए सरकार के मंत्रालय की घोषणा हुई। तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इस सरकार को मोदी 0.3 सरकार कहा जा रहा है और इंडिया गठबंधन के दलों को जिस बात की आशंका थी वो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये पूरा जो एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। और यह पहला संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। हमने पहले भी ऐसा देखा। जब नवीन पटनायक जी के साथ थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी तोड़ दी। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिराई, अरुणाचल में गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई। तो पूरे देश में जोड़ तोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सांसदों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने पार्टियों को तोड़ा है 10 साल में। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा, मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसद पहली बार मोदी जी की सरकार ने निलंबित किया था। और यह कहने की बात होती है कि यह तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है, यह तो राज्यसभा के अध्यक्ष का फैसला है। निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है। संसदीय कार्य मंत्री निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाता है। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 56 बार बेल में गए 6 साल के अंदर। कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, जनता के मुद्दे उठाए, कभी किसान के सवाल, कभी नौजवान के सवाल,
कभी पहलवान के सवाल, कभी मणिपुर के सवाल, कभी शिक्षा मित्र के सवाल, कभी ओल्ड पेंशन के सवाल, और मुझे निलंबित किया गया, बाहर किया गया। तो मैं अभी भी इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। यह आपकी पार्टियों के हित में है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है, और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है, ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह से मां बहन की गालियां दी हैं, और खास तौर से अयोध्या वासियों को जिस तरीके से मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, वो बहुत ही अफसोसजनक और पीड़ादायक है। आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, यूपी के लोगों ने, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आप प्रधानमंत्री बन गए, और अब आप अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी की प्रजा को आप गाली दे रहे हैं, मां बहन की। पूरी की पूरी बीजेपी मिलकर हिंदुओं को गाली दे रही है, यूपी वालों को गाली दे रही है। अरे भाई, एक बार आपको 74 सीट दे दिया, एक बार 65 सीट दे दिया, अब की आपकी मान लीजिए कम सीटें आई तो आप गाली देंगे। यह है बीजेपी का असली चरित्र, जो मैं बार बार कहता हूं। पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर दलितों को गाली दिया, फिर पिछड़ों को गाली दिया, फिर आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया, फिर हाथरस कांड के समर्थन में खड़े हुए, फिर जाटों को गाली दिया, मराठों को गाली दिया, और अब सारी सीमाएं पार करके किसानों और जवानों और पहलवानों को गाली देने के बाद अब हिंदुओं को मां बहन की गालियां दी जा रही है। भाजपा को अपना आत्मावलोकन खुद करना चाहिए, आत्मचिंतन खुद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में कितना अहंकार आ गया था। गाना गा रहे थे बीजेपी वाले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू धर्म की मान्यता है कि प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, वो इंसान को लेके आए हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, और मोदी जी और बीजेपी की मान्यता है कि वो लोग राम को लेके आए हैं। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा, बापू बापू हम तुमको लेके आए, तुम हमको लेके नहीं आए। तो इस अहंकार को तोड़ा है प्रभु श्री राम ने। राम पथ गमन मार्ग है, उस राम पथ गमन मार्ग पे चले जाइए। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे। इनका सफाया हो गया, सफाया। तो इसलिए पहले तो अपने मन से अहंकार को निकालिए, दंभ को निकालिए। बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी जीत पाए, और कांग्रेस पार्टी को 1952 से लेकर अब तक के इतिहास में
सबसे ज्यादा वोट काशी में मिला। चुनाव भले हार गए अजय राय वहां से, लेकिन 4,65,000 वोट कभी कांग्रेस को काशी में नहीं मिला। यह इतिहास है, जानकारी कर लीजिए। तो इसलिए अयोध्या वासियों को गाली देने के बजाय, हिंदुओं को गाली देने के बजाय अपने अंदर की कमियों को झांक कर देखिए। आपने क्या बना दिया? धर्म को लेके सौदा करने निकले थे आप। उस दिन कार्यकर्ता बेचारे पुराने ही हैं, वो तो नारा वही सीख के आए हैं। तो अति उत्साह में उन्होंने नारा लगा दिया, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी ने कहा जय जगन्नाथ। जय श्री राम का नारा भी भूल गए। इसीलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से नफरत करती है। दलित समाज का एक व्यक्ति अवधेश प्रसाद पासी कैसे अयोध्या से सांसद बन गया, इस बात को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है और इसलिए मां बहन की गालियां दे रही है। जब अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, अपना आवास खाली करते हैं, तो उसको गंगा जल से धुला जाता है। कन्नौज में अपनी पत्नी के साथ मंदिर का दर्शन करते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, बीजेपी वाले गंगा जल से मंदिर को धुलने का काम करते हैं। यह मानसिकता आपकी। तो पिछड़ों ने, दलितों ने और आदिवासी युवक के सिर पे तो पेशाब किया था बीजेपी के नेता ने। इस अपमान का बदला लिया है उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, आदिवासियों ने। क्या किया आपने? एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया है जो व्यक्ति कहता है राम भगवान नहीं है। प्रभु श्री राम तो भगवान है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, देवता है ही नहीं, आराध्य देवता है ही नहीं। प्रभु श्री राम तो एक काल्पनिक पात्र है। एक ऐसे व्यक्ति को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया मोदी जी, जो ये कहता है कि रावण जो है वो भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था। रावण भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था और रामचरितमानस को भी वो नहीं मानता। आज मैं बीजेपी के सांसदों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, आज मैं आरएसएस और आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, क्या वो सारे लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक पात्र है, भगवान नहीं है? क्या वो सारे लोग मानते हैं कि रावण भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था? क्या वो सारे लोग मानते हैं कि रामचरितमानस में उनकी आस्था नहीं है? इस बात को स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी के सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैसे आपने भगवान श्री राम का अपमान करने वाले व्यक्ति को, जीतन राम मांझी जी को, कैसे आपने अपने कैबिनेट का मंत्री बना दिया? स्पष्ट कीजिए आप। तो मोटे मोटे तौर पे ये तमाम मुद्दे थे जिसको आपके सामने रखना था। एक तो झुंझुनू मंत्रालय वाला विषय है और दूसरा प्रभु श्री राम के अपमान का विषय है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप उसे झुंझुनू मंत्रालय बोले, लेकिन उनकी तरफ से कोई आपत्ति अब तक आई नहीं है, ना जेडीयू की तरफ से, ना टीडीपी की तरफ से, मतलब उनका असंतुष्ट का भाव कुछ। आपने देखा अभी तो अजीत पवार के गुट वाले बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के गुट वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारे 7 सांसद हैं, आपने एक राज्य मंत्री बनाया। अजीत पवार के गुट वाले कह रहे हैं हमें कुछ मिला ही नहीं। तभी तो झगड़े धीरे धीरे शुरू होंगे। आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने। प्रस्ताव लेके आया मेरे खिलाफ निलंबन का, और अब वही बात खुद
मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी। मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए। वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है, ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। एक साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे, लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें आएंगी सामने। जितेंद्र राम मांझी का बयान आया है पदभार ग्रहण करने में, उनका काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मोदी जी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं निभाऊंगा। आप लोगों ने जिस तरह का आरोप लगाया। अरे भाई, दो बड़े इनके सहयोगी हैं, एक को मछली मंत्रालय दे दिया, दूसरे को जहाज मंत्रालय दे दिया। भाई जेडीयू के लल्लन सिंह जी को और पूरे बिहार को ये उम्मीद थी कि रेल मंत्रालय कम से कम बिहार के खाते में जाएगा, तो उनको आपने मछली मंत्रालय दे दिया, पशुपालन मंत्रालय दे दिया, पंचायती राज दे दिया और एक को हवाई जहाज दे दिया। अब हवाई जहाज में पूरा देश जानता है कुछ बचे नहीं है। जहाज सरकार के पास है नहीं, वो प्राइवेट वालों का है, और हवाई अड्डा प्राइवेट वालों का है, वो भी अब सरकारी बचा नहीं। वो मोदी जी के दोस्त अडानी का है सारा हवाई अड्डा। तो है क्या उसमें नागरिक उड्डयन में? लेके उड़ते रहिए आप। तो यही मंत्रालय मिला है, मछली मंत्रालय और जहाज मंत्रालय। तो इसलिए मैंने कहा भाई, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, इन सारे विभागों को प्रभावशाली माना जाता है। अब कहने के लिए तो सब, अगर इतना ही बात सही है जितना आप लोग कह रहे हैं कि वो सब कह रहे हैं कि साहब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता तो गृह मंत्री हट जाए अमित शाह जी, कोई भी विभाग ले ले। अगर हर विभाग बड़ा है तो मत्स्य पालन दे दीजिए अमित शाह को और लल्लन सिंह को बना दीजिए गृह मंत्री। अगर सब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो मत्स्य पालन वाला अमित शाह ले लें और गृह मंत्री बन जाए लल्लन सिंह जी, क्या समस्या है? स्वास्थ्य मंत्री बन जाए चिराग पासवान और खाद्य प्रसंस्करण जो है वो जो नड्डा साहब को दे दीजिए। तो ये सब कहने की बातें होती हैं राजनीति में, समझते सब लोग हैं। हरियाणा में जो है अपने दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं होगा, इसका कुछ आप देखिए, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है और जल्द ही उनको न्यायालय से राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे, तब इस पर विस्तार से अलग बात करेंगे।